नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर की बड़ी बहस में। और आज की बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा को अब परमानेंट स्पीकर मिल जाएगा या नया स्पीकर मिल जाएगा। दरअसल सत्ता और संगठन में लंबे मंथन के बाद आखिरकार ये तस्वीर साफ हो गई है कि अब जो नया स्पीकर होगा वो विंध्य से होगा और विंध्य को नेतृत्व देते हुए विंध्य से ही विधायक गिरीश गौतम का नाम फाइनल हुआ। गिरीश गौतम ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। तो ये अब कह सकते हैं यहां से कि विंध्य को साधने की कोशिश भी इस फैसले के साथ की जा रही है। दरअसल सरकार और संगठन ने लंबा मंथन किया। विंध्य को प्रतिनिधित्व देते हुए वरिष्ठ बीजेपी विधायक गिरीश गौतम को स्पीकर पद पर बैठाने की सहमति बन गई। गिरीश गौतम ने नामांकन दाखिल कर दिया। विंध्य से 18 साल बाद एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष होने जा रहा है। दिग्विजय सरकार के कार्यकाल में स्पीकर रहे श्रीनिवास तिवारी का विंध्य से ही ताल्लुक था। एक और दिलचस्प बात यह कि 2003 में गिरीश गौतम ने मनगवा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधानसभा स्पीकर रहे श्रीनिवास तिवारी को ही शिकस्त दी थी। लेकिन अब जरा इसके सियासी पहलुओं को भी समझ लेते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में विंध्य से बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की, लेकिन सियासी उठापटक के बाद मार्च 2020 में शिवराज सरकार बनने से लेकर अब तक विंध्य की भूमिका सरकार में नगण्य ही थी। दबाव था कि विंध्य को प्रतिनिधित्व मिले, सो विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चेहरों पर चर्चा हुई। यहां स्पीकर पद के कई दावेदार थे। गिरीश गौतम के अलावा राजेंद्र शुक्ल, केदार शुक्ला, नागेंद्र सिंह। आखिरकार सहमति बनी गिरीश गौतम पर, लेकिन क्या वाकई सहमति बन गई? अब विंध्य से किसी बड़े चेहरे की जुबान से बागी बोल सुनने को नहीं मिलेंगे क्या? सवाल विंध्य भर का भी नहीं है, बल्कि महाकौशल से भी सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ाने मांग उठती रही है। पूर्व मंत्री अजय विश्नोई की नाराजगी मौके बेमौके सामने आती रही है। बीजेपी में आधा दर्जन से ज्यादा कद्दावर नेता और विधायक अपनी बारी का ही इंतजार अभी भी कर रहे हैं। ऐसे में असंतुष्टों की फहरिस्त पार्टी में और बड़ी या लंबी हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल यही कि विंध्य से विधानसभा अध्यक्ष देने से विंध्य का कोलाहल थमा क्या? महाकौशल और बाकियों की असंतुष्टि खत्म हो जाएगी क्या? उधर एक चिंता कांग्रेस के लिहाज से भी है। शिवराज सरकार में मंत्री अरविंद भदौरिया डिप्टी स्पीकर पद को लेकर दावा करते हैं कि जैसी गेंद कांग्रेस की तरफ से फेंकी गई वैसी ही गेंद वापसी होगी, यानी विधानसभा उपाध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास ही रखने जा रही है। सो सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव के हालात यहां भी बनेंगे। आज चर्चा इन्हीं दोनों मसलों पर करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उससे पहले आप प्रतिक्रियाएं भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए राजेंद्र शुक्ल जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, विंध्य को अब प्रतिनिधित्व मिलने जा रहा है सर, अध्यक्ष के तौर पर करीब 16 साल का जरूरी सर विंध्य से अगला अध्यक्ष होगा सर। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। जो क्षेत्रीय असंतुलन था उसकी पूर्ति हुई है। मैं गिरीश गौतम जी को बहुत बधाई देता हूँ। ये क्षेत्रीय असंतुलन की जो बात आप कर रहे हैं वो किस संदर्भ में माना जाए सर? विंध्य से काफ़ी सीटें मिली हैं। विंध्य से काफ़ी सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, तो इसलिए ये निर्णय जो किया है पार्टी ने सबके लिए खुशी की बात है। सर, इससे संतुष्ट हो जाएगा विंध्य या अभी मंत्रिमंडल में भी आपको लगता है प्रतिनिधित्व? पहले से भी संतुष्ट था और आगे भी संतुष्ट रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ जो कार्यक्रम हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी के, उससे लोग काफ़ी प्रभावित लेकिन इसलिए इतना बड़ा समर्थन। लेकिन सर, आप लोग तो बराबर कहते रहे कि जो प्रतिनिधित्व है वो कम है विंध्य का, इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या स्पीकर से बात बन जाएगी या मंत्रिमंडल में अभी, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ नेता भी अभी ये निर्णय तो पार्टी का संगठन का रहता है, मुख्यमंत्री जी का रहता है, लेकिन ये इससे काफ़ी तवज्जो मिला है। विंध्य में भारतीय जनता पार्टी बम्पर मतों से जीत के आई। जैसे रीवा में लगभग सभी सीटें जीते हैं। अजय सिंह रावल भैया सीधी वगैरह से भी हारे हैं, वहाँ पे भी एक सीट आई सीधी में पूरे में देखेंगे तो पटेल वाली। ऐसे पूरा विंध्य हमको बड़ी ताकत से विजय किया। तो हमारा पार्टी का धर्म बनता है कि विंध्य का विधानसभा अध्यक्ष होना चाहिए। श्रीनिवास तिवारी साहब थे, उसके बाद गिरीश गौतम जी बने हैं। और गिरीश गौतम जी बहुत भले व्यक्ति हैं, एडवोकेट्स हैं, जानकार हैं, बड़े संजीदे आदमी हैं। जनता की संवेदनाओं को भी यहाँ पे उठाते रहे विधानसभा के पटल पर, इसलिए ये निर्णय बहुत अच्छा है। पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय किया है। आपको लगता है कि विंध्य से जो दावेदार थे उनमें से जो एक चेहरा आपने अध्यक्ष के लिए चुन लिया, बाकी के जो चेहरे थे वो प्रतिनिधित्व स्वीकार कर लेंगे या मंत्रिमंडल
मंत्रिमंडल की बारी अब आएगी आपको ऐसा लगता ये भारतीय जनता पार्टी है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, माँ तय करती है कि किसको क्या खिलाना है। जो घर में बजट होता है अनुसार माँ जो है ना तय कर देती है। इसलिए सभी के मत से किया है, सभी से संवाद करती है भारतीय जनता पार्टी, सभी से बात करती है। वीटो वाला सिस्टम नहीं है, सबका सहमति, सबका संवाद, सबसे बात करके ही गिरीश जी का नाम तय किया। सभी लोग थे रीवा के, नागेंद्र सिंह जी थे, राजेंद्र शुक्ला साहब साथ में थे, पंचूलाल प्रजापति साथ में थे, प्रदीप पटेल साहब साथ में थे। सभी लोग रीवा के, हमारे सभी विधायक गिरीश जी के साथ थे और पार्टी निर्णय करते उसको सब स्वीकार करते। यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण मसला है ये। स्पीकर, परमानेंट स्पीकर अब मध्य प्रदेश विधानसभा को मिल जाएगा। गिरीश गौतम के नाम पर सहमति बनी। हालांकि कई चेहरे थे जो विंध्य से ही इस पद के लिए दावेदार थे, लेकिन गिरीश गौतम के नाम पर सहमति बनी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रवक्ता बीजेपी, सुदेश शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और न्यूज 18 संवाददाता शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले मैं शरद का रुख करूंगा। शरद, ये मसला बहुत दिन से अटका हुआ था, और दूसरी बात यह कि विंध्य से अब नया स्पीकर होने जा रहा है गिरीश गौतम के तौर पर। लेकिन हम केवल विंध्य का ही अगर जिक्र करें तो कई असंतुष्ट चेहरे केवल विंध्य से थे। विंध्य से ही लगातार कई लोगों की दावेदारी थी। आप बात कर रहे थे राजेंद्र शुक्ल से, वो भी लंबे समय से इंतजार में थे कि कब कैबिनेट में शामिल किया जाए या कोई और बड़ा पद उन्हें ऐसा मिले। जो कैमरे में जब आप बात कर रहे थे उसमें पटवा भी नजर आ रहे थे, उसमें रामपाल सिंह भी नजर आ रहे थे। तो मैं इस लिहाज से सवाल है कि कोई और गुंजाइश भी इन लोगों के लिए रखी गई है क्या, या फिर ये मान लिया गया कि विंध्य में स्पीकर पद देने से सब कुछ संतुष्ट हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा सब कुछ? शरद, देखिए, कोशिश तो यही की गई है। और अगर देखें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से अभी मैनेजमेंट कर रहे हैं, या जो संगठन और सत्ता के बीच में और तमाम जो नेता हैं उनको साधने की कोशिश में हैं, तो अगर आप एक चीज़ को ध्यान से देखें तो वो चीज़ों को तब तक इंतज़ार करते हैं जब तक कि ये लगता नहीं है उनको कि हाँ अब ये कर देना चाहिए, और फिर उसके लिए उससे पहले वो 2 या 3 चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं। देखिए, बतौर प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लगभग करीब साल भर ही होने को आ गया है, 1 महीना और अगर हो जाएगा तो देखें तो साल भर तक का इंतज़ार किया गया इस बात के लिए कि जो स्थायी स्पीकर है वो कहाँ से होगा। हालांकि पहले ही ये बात तय मानी जा रही थी कि विंध्य से ही होगा, लेकिन उसके लिए भी आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही। हो सकता है कुछ तकनीकी कारण हो, मैं दोबारा आपसे पूरे समीकरण को समझूंगा। इससे पहले मैं रुक कर रहा हूं नरेंद्र शिवाजी पटेल। नरेंद्र शिवाजी, सवाल बड़ा है। सवाल यह है कि आखिर केवल आपने विंध्य को एक पद दे दिया, विंध्य से आपने स्पीकर दे दिया, तो क्या पूरा विंध्य से सध जाएगा? और केवल विंध्य से ही असंतुष्ट नहीं थे या विंध्य में ही नाराजगी नहीं थी? क्षेत्र तो बड़े हैं, महाकौशल का भी सवाल है, सवाल उन लोगों का भी है जो कई सीनियर विधायक हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, उनकी भी आशाएं हैं कि उन्हें कहीं एडजस्ट किया जाए। ना बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, आप भी अभी विश्लेषण कर रहे थे, शरद जी ने भी बताया, जब फ्रेम का भी आपने चर्चा की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर इतने सीनियर्स नेता हैं, और हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे अंदर एक से बढ़ के एक हीरे हैं। लेकिन जब मुकुट में बारी आती है कि किन हीरो को चुनना है, तो निश्चित रूप से कठिन काम होता है। अभी देख लीजिए, आप विधानसभा अध्यक्ष का भी जो मामला था, ये भी हमारे साथ में ऐसे अनेकों, मैं समझता हूं कि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से जो हमारे नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, वो पंक्ति में थे। लेकिन उन सबके बीच में से जब चर्चा हुई, बातचीत हुई, संगठन स्तर पर हुई, विभिन्न स्तरों पर बातचीत होकर जो नाम आया वो आज आप सबके सामने आ गया है, और अब उन्होंने अपना नामांकन भी जमा कर दिया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक कठिन विषय रहता है चयन करना, चाहे मंत्रिमंडल के हो, चाहे आज के विधानसभा अध्यक्ष के लिए रहा, उसका मुख्य जो कारण है वह है हमारे अंदर इतनी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, अच्छे लीडर्स की, वरिष्ठ विधायकों की एक श्रृंखला है। इसलिए निश्चित रूप से ये कठिन काम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसको हमारा संगठन और हमारा सत्ता पक्ष दोनों मिलके सुलझा लेते हैं। लेकिन जहाँ तक क्षेत्र की बात है, मैं एक प्रशांत जी एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, क्षेत्र यदि हम विंध्य क्षेत्र की बात करें तो विंध्य क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है।
उसी का कारण है कि हमें 2018 के चुनाव में पूरे विंध्य क्षेत्र में बम्पर जीत मिली थी। अब जनता का ताल्लुकात इससे नहीं होता नहीं, कि कौन वो मंत्री तो बना, कौन जनता आपसे खुश है, ये अच्छी बात जनता का अर्थ इससे है, होता लेकिन है। आपने जनता को खुश नहीं किया था ना अभी तक। क्या केवल स्पीकर से वहां की जनता ये मान लेगी कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिल गया, कई बड़े चेहरे वहां से दिए गए? दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि संगठन और कैडर का बीजेपी जिक्र करती है कि जिसको चुन लिया, लेकिन साहब अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और वो महत्वाकांक्षाएं समय समय पर सामने आई हैं। अजय विश्नोई को हमने समय समय पर नाराजगी जाहिर करते सुना है। ना बिल्कुल, देखिए प्रशांत जी, ये स्वाभाविक है, मैंने आपसे पहले भी कहा। अभी गिरीश गौतम जी का हम उदाहरण देख लें, ये बहुत लंबे समय से मंत्रिमंडल के लिए इनका नाम चलता था, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाता था। आज जब अवसर आया तो उनको इतना बड़ा दायित्व दिया गया है, तो मैं समझता हूँ जो लोग धीरज रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उन सबको कहीं ना कहीं ऐसे जवाबदारियां मिलती हैं। अब विंध्य क्षेत्र में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रहे और उन्होंने कितना विकास विंध्य क्षेत्र का किया है। गांव को सड़कों से जोड़ दिया, वहां पर हाईवे बना दिए, विंध्य क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। सिंचाई के क्षेत्र में वहां पर बहुत बड़ा काम हुआ है। तो निश्चित रूप से जो जनता का ताल्लुकात होता है वो विकास से होता है, जमीनी स्तर पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्तम तरीके से कर रही है। तो निश्चित रूप से विंध्य की जनता तो प्रदेश, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश की जनता संतुष्ट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इसलिए बार बार चुन रही है। ठीक है, आपके लिहाज से पूरे प्रदेश की जनता संतुष्ट है। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सुदेश शर्मा जी। बीजेपी को लगता है कि न केवल विंध्य बल्कि हर क्षेत्र संतुष्ट है बीजेपी से, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कि अब परमानेंट स्पीकर जरूर विधानसभा को मिल जाएगा। दूसरी बात यह कि 18 साल बाद विंध्य से स्पीकर होने जा रहा है श्रीनिवास तिवारी के बाद। सुदेश जी, देखिए कटारे जी, ये बड़ा समझने का विषय है। तकरीबन 1 साल इनकी सरकार को होने जा रहा है धीरे धीरे, और इस 1 साल में ये विधानसभा स्पीकर तो छोड़िए, पहले मंत्रिमंडल में भी 5 मंत्रियों से इन्हें 4-5 महीने चलाए। विस्तार में भी बड़ी कठिनाई आई क्योंकि इनके आयातित विधायक ज्यादा थे, माननीय सिंधिया जी के समर्थक, इसलिए जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत लेट कर पाए। और यहाँ तक कि जनता को हर जिले में एक प्रभारी मंत्री मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिल सका है। और रहा सवाल इस बात का, 2018 के इलेक्शन में इनको विंध्य क्षेत्र से और जबलपुर संभाग से जबरदस्त इनको सफलता मिली थी और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। और विरोध के स्वर तो आपको ही पता है, जय विश्नोई जी हो, चाहे वो राजेंद्र शुक्ल जी हो, केदार शुक्ल जी हो, सबकी तरफ से फूटते ही रहे हैं और ये इनको ठीक नहीं कर पाए। आज अगर ये कहते हैं कि इससे विंध्य को बहुत कुछ मिल जाएगा, मध्य प्रदेश को बहुत कुछ मिल जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ ये इनकी बहुत बड़ी नासमझी है। विंध्य को सब कुछ मिल जाता तो चौहाई घाटी की जो घाटी पे जो चौड़ीकरण की मांग बरसों से चल रही थी, उसको तक पूरा नहीं कर पाई ये सीधी जिले का। और कितना बड़ा हादसा हुआ, 54 लोगों की मौत हो गई है। उस बस को नहर के किनारे जाना पड़ा है। और नहर प्रबंधन का भी, आपदा प्रबंधन का भी ऐसा था, नेशनल जो आपदा प्रबंधन है उसकी भी इतनी अनदेखी थी कि नहर के किनारे रेलिंग होना चाहिए, सरकार को उसकी कोई परवाह नहीं थी। तो सरकार का लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की योजनाएं, इन पर इनका कोई फोकस नहीं है। मंत्री खेलने में, संतोष खेलने में लगे हुए हैं और पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। नहीं ठीक है, ये हादसा एक अलग मसला है, इसकी जांच भी चल रही है, इस पर हमने कई बार चर्चाएं भी की हैं, डिबेट भी की है। लेकिन हाँ, विंध्य से कांग्रेस को इस बार समर्थन नहीं मिला, कई बड़े दिग्गज नेता हार गए विंध्य से कांग्रेस के, ये अपने आप में जरूर चौंकाता था। मैं फिर एक बार शरद का रुख कर रहा हूं। शरद, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, एक बार समीकरण थोड़ा सा समझाएं। दूसरा एक सवाल और भी है कि स्वाभाविक है कि अगर गिरीश गौतम के नाम पर सहमति बनी है तो राजेंद्र शुक्ला या नागेंद्र सिंह या फिर दूसरे जो बड़े नेता हैं, कई और दूसरे नेताओं को कुछ तो कमिट किया गया होगा। देखिए, बीजेपी में एक खास बात यह है कि जो नेता हैं, भले ही उनकी नाराजगी कितनी क्यों ना हो, वो उनकी नाराजगियां को साधने की कोशिश कई स्तर पर की जाती है। यही वजह है, जैसा कि मैं इससे पहले भी आपसे कह रहा था कि करीब साल भर का वक्त हो गया, तब तक स्पीकर का चयन नहीं हो पाया। अब जबकि ये लगा कि इसके चयन के बिना काम हो नहीं सकता है, क्योंकि बजट आना है और बजट जो है, कोई स्पीकर जो परमानेंट स्पीकर हो वही उसको पास कर सकते हैं। तो ये संवैधानिक तौर पर एक बाध्यता बन गई थी। लगता है कि इसी वजह से ये फैसला लेना पड़ा है। जहां तक बात दूसरे नेताओं की है, तो दूसरे नेताओं को अभी कई सारी चीज़ों के झुंझुने पकड़ाए गए हैं बीजेपी की ओर से। मसलन अगर हम देखें तो मंत्रिमंडल में भी अभी 4 नाम और शामिल किए जा सकते हैं। तो संभवतः हो सकता है कि ऐसा कुछ कहा गया हो उनसे कि अब अगली बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, हालांकि कब होगा ये भी नहीं मालूम है,
तो उसमें एडजस्ट किया जाएगा। एक और विकल्प है, अभी निगम मंडलों में भी नियुक्तियां नहीं की गई हैं, तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो नेता नाराज हो या माने जा रहे हो तो उनको वहां पर एडजस्ट किया जाए। तो बीजेपी स्ट्रेटजी के तहत कहीं ना कहीं काम कर रही है, और जब लगता है संगठन को और सरकार को कि हाँ अब ये करना ज़रूरी हो गया है, इसके बिना काम नहीं होगा, तभी फैसले लिए जा रहे हैं, अन्यथा बाकी फैसले होल्ड किए गए हैं। शायद ये कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि अगर वो फैसले ले लिए गए वक्त से पहले तो फिर जो नाराज़गी है, जो आमतौर पर उभर के सामने नहीं आती है बीजेपी में, वो सतह पर आने लगेगी। हालांकि अजय बिश्नोई के तौर पर कभी कभी आ भी जाती है, वो सार्वजनिक तौर से टिप्पणियां कर देते हैं तो सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कहीं स्थितियां ना बन जाए, यही वजह है कि चीज़ों को तब तक होल्ड किया जा रहा है जब तक कि ये स्थिति ना बन जाए कि अब इसको करना संवैधानिक तौर पर या किसी दूसरे तौर पर बाध्य हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल शरद, आपने कहा कि 4 मंत्री पद खाली हैं, निगम मंडलों के पद भी खाली हैं, लेकिन अपने आप में एक सवाल है कि संजय पाठक जैसे, अजय बिश्नोई जैसे, रामपाल सिंह जैसे, पारस जैन जैसे और भी ऐसी तमाम लिस्ट है, लंबी सूची है, क्या वो निगम मंडलों में एडजस्ट करना स्वीकार करेंगे? दूसरी बात यह है कि अगर आप 4 मंत्रिमंडल पद 4 पद भरते भी हैं तब भी बहुत लंबी सूची बची रहेगी, जो लोग चाहेंगे कि भाई उन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जाए, यानी कि एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसे हालात हैं क्या इस वक्त? नहीं देखिए प्रशांत, ये चर्चा हम तब कर रहे हैं जब किया जाए, अभी हो जाएगा ये कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। हम इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा किया जा सकता है, और वो कब तक किया जाएगा इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि जो काम कर देना चाहिए था तुरंत किया जा सकता था, यानी कि जो स्पीकर का चुनाव है वो तुरंत किया जा सकता था, उसको करने में 1 साल का वक्त लगा दिया। तो मंत्रिमंडल को करने में और कितना वक्त लगेगा ये शायद बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है, जो कोर टीम है वो तय करती होगी, मुख्यमंत्री तय करते होंगे। तो कहीं ना कहीं हर पहलू को देखते हुए कि जो जैसा मैंने कहा कि कहीं नाराजगी सतह पर ना आ जाए, इसलिए चीज़ों को तब तक होल्ड किया गया है जब तक कि उन्हें किया जा सकता है, जब तक कि बाध्यता ना हो जाए कि नहीं ये फैसला लेना ही लेना है, तब ये फैसले लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नाराजगियां हैं, अब उनको किस तरीके से शांत किया जाएगा, ये संगठन की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। हो सकता है कि किसी तरीके का कोई भरोसा राजेंद्र शुक्ल को या केदारनाथ शुक्ल को, जो माने जा रहे थे कि उनके भी नाम चर्चा में हैं, उनको दिए गए हों, बिंद के और नेताओं को, बाकी नाम भी आपने गिनाए, महाकौशल से भी बहुत सारे नाम हैं, तो वो उन सबको क्या भरोसा दिया गया होगा और उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो एक फैसला लेने की मजबूरी हो गई थी सरकार के सामने और सत्ता के संगठन के सामने, उसमें गिरीश गौतम का फैसला बतौर स्पीकर लिया गया है। जी बिल्कुल 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 नरेंद्र शिवाजी पटेल, जैसा कि शरद भी कह रहे हैं ये बात कि आखिरकार तब तक आप लोग इंतजार करते रहे जब तक कि आखिरी वक्त नहीं आ गया, जब तक कि मजबूरी नहीं हो गई, तब आपने स्पीकर का फैसला किया। तो वो भी पानी सर तक पहुंचने का इंतजार रहेगा कि तब जाकर जो 4 खाली पद हैं वहां किसी को आप एडजस्ट करें, और उसके बाद भी चिंताएं बहुत रहेंगी अगर ऐसा होता भी है। शरद बार बार जिस बात की ओर इंगित कर रहे हैं, ना देखिए प्रशांत जी, बिल्कुल आपको भी और शरद जी को भी एक कुशल पत्रकार होने के नाते इन सब इस तरह के राजनीतिक मायने खोजना स्वाभाविक है, खोजना भी चाहिए, आपका दायित्व भी है। लेकिन जहाँ तक हमारा राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसमें निश्चित रूप से देखिए हमारा पहला फोकस केवल जनता के लिए जो काम कर सकें, जनता के लिए हम बेहतर योजनाएं जमीन स्तर पर उतार सकें, इस पर मुख्य फोकस रहता है। अब उसमें कौन कहाँ पर क्या भूमिका निभाएगा, निश्चित रूप से ये भी निर्णय समय समय अनुसार होते रहते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं, उसको मजबूरी की शब्द की जगह आवश्यकता बोल दी जाए कि जब आवश्यकता होती है तब वो निर्णय हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम विधानसभा अध्यक्ष का भी देख रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल था, लंबे समय तक विधानसभा के सम्मेलन सत्र नहीं हो पा रहे थे, इसलिए टला और कोई कारण नहीं था उसके पीछे। लेकिन जब बिल्कुल तय हो गया, बजट आना तय हो गया, तो जब आवश्यकता हुई तो निर्णय भी हुआ। आपका जवाब सुदेश जी कुछ देना चाहते हैं? मैं तो बधाई दूंगा सुदेश जी, एक तो जवाब जो आप कहना चाहते हैं, दूसरा एक बात और मैं इस चर्चा में एक और बिंदु शामिल करूंगा, एक और मसला डिप्टी स्पीकर का भी। डिप्टी स्पीकर पर अब अरविंद भदौरिया कह रहे हैं कि जिस तरह की बॉल कांग्रेस ने फेंकी थी वापसी वैसी ही होगी। सुदेश शर्मा जी।
देखिए, सबसे पहले मैं शिवाजी पटेल जी की बात ये कह दूं कि ये कह रहे हैं कि जनता पे हर योजना पहुंच रही है। जनता की स्थिति ये है कि जिला योजना समितियों की बैठक जब से इनकी सरकार बनी आज तक नहीं हो पाई है। जिले में क्या होना क्या नहीं होना, तानाशाही प्रशासन की ब्यूरोक्रेसी की चल रही है। जब जनप्रतिनिधि अपनी समस्याएं जिला प्रशासन को बता नहीं पा रहा है, तो समस्या ये है कि प्रभारी मंत्री तक एक नहीं बना पाए अभी तक आप। और न बनाने के पीछे क्या है, सिंधिया समर्थकों को एडजस्ट करने के चक्कर में इन्होंने ऐसे राज्यों ऐसे संभागों को अछूता छोड़ दिया है। बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता, इनके जो मूल भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कहा जाते करते थे, उनको इन्होंने छोड़ दिया है। और वो विरोध के स्वर पहले भी फूटे थे, आगे भी फूटेंगे। अब रहा सवाल कटारी जी, आपने जैसा पूछा, तो हमारे नेतृत्व ने परंपरा निभाने का निर्देश हमें दिया है और निश्चित रूप से कांग्रेस परंपरा निभाएगी। अब आगे की रणनीति ये भाजपा को तय करना है, ये परंपरा को मानती है या नहीं मानती है। बिल्कुल ठीक है, परंपरा को मानती है या नहीं मानती। हालांकि आपने कहा कि बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ दिया गया, तो जब सरकार आप लोग भी बनाते हैं, जब कांग्रेस की भी सरकार बनती है, तो बहुत सारे चेहरे ऐसे होते हैं जो पीछे छूट जाते हैं। ठीक है, ये इसके सियासी पहलू तलाशे जा सकते हैं। नरेंद्र शिवाजी पटेल, तो परंपरा अगर कांग्रेस निभाती है तो फिर बीजेपी परंपरा निभाएगी क्या डिप्टी स्पीकर पद पर? ना, बिल्कुल जरूर प्रशांत जी, यदि कांग्रेस ने परंपरा निभाई होती तो हम भी परंपरा निभाते, लेकिन इन्होंने 2018 में उस परंपरा को तोड़ दिया। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास जब इन्होंने रख लिए, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की उस परंपरा को ही निभाएगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद दोनों हम रखेंगे, जैसा कि अभी संकेत मिल रहा है। पार्टी का क्या निर्णय होता है ये तो जब आपके सामने आएगा, लेकिन जिस तरह के संकेत दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष का पद भी अपने पास रखेगी। और ये परंपरा तोड़ी कांग्रेस ने है। ये कांग्रेस अब सफाई कुछ भी, मैं शरद के पास जाऊं उससे पहले इस पर एक रिएक्शन सुदेश शर्मा जी। जी जी, डिप्टी स्पीकर स्पीकर दोनों अपने पास रखने की तैयारी में है सरकार, ऐसे में क्या करेंगे आप? ठीक है, आपने परंपरा निभाई, तो डिप्टी स्पीकर भी अगर सरकार अपने पास रखती है तब क्या स्टैंड होगा? ये फैसला हमारा वरिष्ठ नेतृत्व मध्य प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और सारे विधायक लोग आपस में लेकर बैठकर मिल बांट कर, आज हमारी 22 तारीख को विधायक दल की बैठक है, उस बैठक में ये तय होगा कि हमारी अगली रणनीति क्या होगी। लेकिन हम परंपरा के पक्षधर हैं। ये विरोध के स्वर पिछले बार 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए थे, उसका अंजाम उनको ये देखना पड़ा था कि उपाध्यक्ष उनका नहीं बन सका था। लेकिन इन्होंने चलती हुई सरकार को इस तरह से गिराया है, इससे पिस रही है मध्य प्रदेश की जनता। तो हम नहीं चाहते, हम कारण नहीं बनना चाहते कि हमारी वजह से ये सब खेल चलते रहे और पिसती रहे मध्य प्रदेश की जनता। हम जनता के लिए थे, जनता के लिए हैं, जनता के लिए रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल। शरद, एक सवाल जरूर इस मसले से जुड़ा हुआ, वो ये कि बीजेपी कहती है कि परंपरा कांग्रेस ने तोड़ी, कांग्रेस कहती है परंपरा बीजेपी ने तोड़ी। पहले से जब तय था कि भाई अध्यक्ष सत्ता पक्ष का और जो उपाध्यक्ष है वो विपक्ष का बनता है, लेकिन जब कॉन्टेस्ट बीजेपी ने किया तब कांग्रेस ने ऐसा कदम उठाया। तो हालात कुछ बदल सकते हैं क्या फिर पुरानी परंपरा लौट सकती है? क्योंकि आज कमलनाथ ने भी ये कहा है कि हम अपनी परंपरा निभाएंगे। शरद, देखिए, बिल्कुल स्वस्थ परंपरा तो यही रही थी 2018 के पहले तक की। अगर हम बात करें तो स्पीकर सत्ता पक्ष का और डिप्टी स्पीकर विपक्ष का, इस पर आम सहमति हो जाती थी और स्पीकर का जो चयन होता था वो उसमें वोटिंग जैसी स्थिति कोई आती नहीं थी। लेकिन हाँ, एक बात तो मानना पड़ेगा कि 2018 में ऐसी स्थिति बनी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों पर कॉन्टेक्ट चुनाव हुआ और वो दोनों सत्ता पक्ष के पास यानी कि कांग्रेस के पास चले गए। अब आरोप ये है, कांग्रेस कहती है कि परंपरा बीजेपी ने तोड़ी क्योंकि स्पीकर पद के लिए इन्होंने उम्मीदवार उतार दिया था। बीजेपी का कहना यह था कि डिप्टी स्पीकर का पद ये नहीं देना चाहते थे, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अगर मान लिया जाए कि ऐसा हुआ, लेकिन इस बार कमलनाथ ने जो बयान दिया, हो सकता है कि एक कदम इस तरफ से बढ़ा है तो हो दूसरा कदम सरकार भी बढ़ा ले और कोई बीच का रास्ता निकल आए। लेकिन महत्वपूर्ण है, अब देखना होगा इस पर आखिर तस्वीर बनती क्या है। बहुत शुक्रिया शरद आपका, सुदेशी आपका भी बहुत धन्यवाद, नरेंद्र शिवाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। और दोपहर की बड़ी बहस में बस इतना ही।